कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC पाठशाला में। CGPSC पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 1 से लेकर के 30 सितंबर तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। वैसे तो सितंबर महीने करंट अफेयर बताने के लिए कोई ज़्यादा कंटेंट नहीं है, क्योंकि सितंबर महीने का जो पहला सप्ताह था, जो फर्स्ट वीक था, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 5 नए जिलों का उद्घाटन किया गया, उन 5 जिलों का वीडियो पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के हमारे प्लेलिस्ट में 1-2 वीडियो पहले जाकर के देखेंगे तो आपको उन 5 जिले का, हर एक जिले का इंडिविजुअल एक डिटेल मैप वाला वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो वो 5 नवगठित जिलों को हम इस सितंबर महीने करंट अफेयर में कवर नहीं करेंगे। जो सितंबर महीने का जो बचा हुआ आपका करंट अफेयर का टॉपिक है, उसे आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। ध्यान समझते हुए चलिएगा। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सितंबर 2022। सबसे पहले नंबर पर है छत्तीसगढ़ जुरासिक वर्ल्ड। आप में से बहुत से लोग इस जुरासिक शब्द से भली भांति परिचित होंगे। एक हॉलीवुड की मूवी आई थी जुरासिक पार्क। जुरासिक का मतलब होता है डायनासोर एज का, यानी कि डायनासोर के समय का। अभी हाल फिलहाल में हमारे प्रदेश में डायनासोर एज से रिलेटेड कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए। अब ये साक्ष्य है क्या, इसे ध्यान समझिएगा। दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला की पहाड़ी में एक जगह है जिसका नाम है हरी घाटी। इस हरी घाटी में टी फर्न पौधों का बगीचा और एक झरना प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक पौधा है जिसका नाम है आपका टी फर्न। टी फर्न पौधों का बगीचा और आपका एक झरना प्राप्त हुआ है। यह दावा किया जा रहा है कि जो टी फर्न पौधों का जो बगीचा है, ये जुरासिक कालीन पौधा है। जुरासिक कालीन पौधा यानी कि डायनासोर एज का, डायनासोर के जमाने का पौधा है। ये जो पौधा है, ये धरती पर 36 करोड़ साल पुराना पौधा है। यानी कि ये जो टी फर्न पौधा है, ये 36 करोड़ साल पहले से लेकर के अभी वर्तमान समय तक इस धरती पे अस्तित्व बनाए हुआ है। डायनासोर के जमाने का पौधा। ठीक है, देखिए ये जो आपका पौधों का जो बगीचा प्राप्त हुआ टी फर्न पौधा, ये शाकाहारी डायनासोर की प्रजाति का आपका आहार था, उनका रहवास था। यह दावा किया जा रहा है कि यहां पर जो बगीचा प्राप्त हुआ टी फर्न पौधों का बगीचा, इस क्षेत्र में, हमारे छत्तीसगढ़ के इस हरी घाटी वाले क्षेत्र में शाकाहारी डायनासोर की प्रजाति का रहवास था, यानी कि इस क्षेत्र में निवास करते थे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो टी फर्न पौधों का जो बगीचा है, यहां पर इस पौधों को खा करके शाकाहारी डायनासोर यही समीप पर मौजूद एक जो झरना प्राप्त हुआ है, उस झरने में जाकर के अपना प्यास बुझाया करते थे। आप यहां पर स्क्रीन पे एक इमेज देख रहे होंगे, ये आपके बैलाडीला की पहाड़ी से प्राप्त है टी फर्न पौधों। ठीक है, टी फर्न पौधा। देखिए ये जो टी फर्न पौधा है, वैसे तो पहले के समय में बहुत बड़े बड़े आकार के थे। अभी के समय भी अगर ये पौधे देखा जाएगा कि जब ये पौधे आपके धरती के ऊपर आते हैं, तब इस पौधों को इतने बड़े आकार में भी आने के लिए कम से कम 2000 साल का समय लग जाता है। ठीक है, तो ये जो टी फर्न पौधा है, ये धरती पर 36 करोड़ साल पहले से लेकर के अभी तक वर्तमान में अस्तित्व में बना हुआ है। ये यहां पर आप जो दूसरा इमेज देख रहे हैं, ये है शाकाहारी डायनासोर। ठीक है, डायनासोर की भी अलग अलग प्रजाति होती है। जो डायनासोर है, ये मांसाहारी भी होते हैं, मांस खाने वाले, और शाकाहारी भी होते हैं, जो पेड़ पौधे खाते हैं। तो ये आपके शाकाहारी डायनासोर है। शाकाहारी और मांसाहारी डायनासोर के बीच में मेन डिफरेंस यही रहता है कि जो शाकाहारी डायनासोर है, उनकी जो गर्दन है, उसकी गर्दन की लंबाई काफी लंबी होती है, जिसके कारण ये ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधों की टहनियों से पौधों के पत्तों को, वृक्षों के पत्तों को तोड़ करके खा करके अपना भूख मिटाते थे। ठीक है, तो ये है आपका शाकाहारी डायनासोर। अभी अगर विशेष बात पे अगर हम चर्चा करें, अभी जो कोयला हम निकाल रहे हैं, धरती से जो हम कोयला निकाल रहे हैं, उसमें से जो अधिकांश हिस्सा है वह इस फर्न के ही जीवाश्म से बने हुए हैं। जो टी फर्न के जो जीवाश्म है, उसी से बने हुए हैं। हम केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल इंडिया में। ठीक है, ओवरऑल इंडिया में हम कहीं से भी अगर कोई कोयला निकाल रहे हैं, तो जो कोयला जो है, ये इसी टी फर्न पौधे का ही जीवाश्म है। ठीक, आपको पता होगा कि बहुत करोड़ों वर्ष पहले से जो पेड़ पौधे, जीव जंतु जो करोड़ों वर्ष पहले से आपकी धरती के नीचे दब गए हैं, और जो फॉसिल्स बनकर जो जीवाश्म बने हैं, उसी से हम पेट्रोलियम और कोयला निकालते हैं। तो जो वर्तमान में जो हम कोयला निकाल रहे हैं, वो उसमें से अधिकांश हिस्सा जो है, वो इसी फर्न के जीवाश्म से ही बना हुआ है। भारत में टी फर्न प्रजाति के पौधे केवल मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी और छत्तीसगढ़ के बैलाडीला में ही मिले हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि जुरासिक कालीन टी फर्न पौधों का बगीचा छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला की पहाड़ी की हरी घाटी में मौजूद है आपका टी फर्न पौधों का बगीचा। यह है आपका टी फर्न, और यह है आपके शाकाहारी डायनासोर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका एक 75 लाख का क्वेश्चन। अभी जो केबीसी का जो एट प्रेजेंट अभी जो एपिसोड चल रहा है 2022 में, केबीसी के एक एपिसोड में हमारे छत्तीसगढ़ के
कोरिया रियासत से एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये 75 लाख का क्वेश्चन था। अमिताभ बच्चन जी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में शो हो रहा है। माना जाता है कि 1947 में कोरिया के महाराजा द्वारा भारत के किस पशु प्रजाति के अंतिम ज्ञात जीवित सदस्यों को गोली मार दी गई थी? ऑप्शन था नीलगिरी तहर, ऑप्शन बी था एशियाई चीता, ऑप्शन सी था सुमात्राई गेंडा और ऑप्शन डी था गुलाबी सिर वाला बतख। ये क्वेश्चन पूछा गया था केबीसी के एपिसोड में और ये क्वेश्चन था आपका 75 लाख यानी कि 75 लाख का। ठीक, यहां पे जो कोरिया जो है ये हमारे प्रदेश का कोरिया रियासत है और ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी बना हुआ है। आप सभी को पता होगा कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने नामीबिया से चीते मंगवाए और जिसे आपके कुना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में उन चीतों को रखवाया गया है क्योंकि हमारे देश में चीते पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था केबीसी में, तो ये आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, 1947 में कोरिया रियासत के महाराजा ने जो है आपके एशियाई चीतों का शिकार किया था और दावा किया जा रहा है कि जो इनके द्वारा जो एशियाई चीतों का शिकार किया गया था ये अंतिम चीते थे। उसके बाद से चीतों की प्रजाति लुप्त हो गई भारत से। ठीक है, और ऐसी लुप्त हुई कि हमें जो है दूसरे देश से मंगवाना पड़ा चीतों को। नामीबिया से जो है चीते मंगवा करके उन्हें एमपी के राष्ट्रीय उद्यान कुना राष्ट्रीय उद्यान में उन्हें जो है उनका प्राकृतिक रहवास उन्हें प्रदान किया जा रहा है, उनकी आबादी बढ़ाए जाने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां अगर आप देख रहे होंगे इमेज, तो यह है आपके राजा, कोरिया रियासत के राजा जिनका नाम है आपका महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव। कोरिया रियासत के जो महाराजा है उनका नाम था महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव। इन्होंने वर्ष 1947 में 3 चीतों का शिकार किया था। देखिए घटनाक्रम क्या है समझिएगा। एक्चुअली में रिकॉर्ड में क्या है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री के दस्तावेज के अनुसार वर्ष 1947 में यानी कि भारत की आजादी के समय भारत के आखिरी चीते का रामगढ़ के जंगल सोनहद ब्लॉक यानी कि कोरिया के अंतर्गत आता है आपका सोनहद ब्लॉक शिकार करने का उल्लेख मिलता है। कोरिया रियासत के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने गांव की रक्षा के लिए आदमखोर चीतों का शिकार किया था। भारत में वर्ष 1952 में वन्य प्राणी चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया। ठीक है, वन्य प्राणी चीता को जो है वर्ष, ये भी इंपॉर्टेंट है कि चीता को कब विलुप्त घोषित किया गया था, वर्ष 1952 में। ठीक है, वर्ष 1952 में 1952 वर्ष 1952 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था। एक्चुअली में इन्होंने शौक के लिए शिकार नहीं किया था, ये थोड़ा आदमखोर चीते थे जो कि ग्रामीण क्षेत्र में घुस करके थोड़ा सा जान माल की हानि कर देते थे, जिसके कारण आपके राजा कोरिया रियासत के राजा महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने इन्हें जो है गोली मार दिया था, यानी कि इनका शिकार किया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि वर्ष 1947 में कोरिया रियासत के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव के द्वारा 3 चीतों का शिकार किया गया था, एशियाई चीतों का। ठीक, और चीते को कब विलुप्त प्राय घोषित किया गया, वर्ष 1952 में 1952 में चीते को विलुप्त प्राय घोषित कर दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों के तर्ज में हमारे प्रदेश के पारंपरिक खेलों को, ठीक है, पारंपरिक खेलों को लेकर के छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल की शुरुआत की जाने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया था। हमारे प्रदेश में इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन 6 अक्टूबर 2022 से लेकर के 6 जनवरी 2023 तक चलेगा। यहां पर डेट लिखा हुआ है, अगर डेट समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर भी यहां पे आपको साइड में लिख के दिखा देता हूं। 6 अक्टूबर 2022 से लेकर के 6 जनवरी 2023 तक यह छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पेटेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई करके, तो यह कब हुआ, 6 अक्टूबर 2022 से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल की शुरुआत हो रही है। और ये कब से कब तक चलेगा, 6 अक्टूबर 2022 से लेकर 6 जनवरी 2023 के मध्य आपके छत्तीसगढ़िया ओलंपिक पारंपरिक खेलों का जो है महाकुंभ कहा जा रहा है इसे। छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक खेल है, पारंपरिक खेल क्या गया छत्तीसगढ़ के, जैसे कि बिल्लस, फुगड़ी, आपका गेड़ी दौड़, भौरा, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, गिल्ली डंडा, पिट्ठुल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्सा कस्सी, बाटी, ये सभी के सभी जो है छत्तीसगढ़ के स्थानीय पारंपरिक खेल है। ठीक है, ये क्या है, छत्तीसगढ़ के स्थानीय पारंपरिक खेल है।
इन छत्तीसगढ़ के स्थानीय पारंपरिक खेलों को लेकर के आपका छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, देखिए ये जो आपका छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है, इसके अंतर्गत एक प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न तो यही होगा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत किस तिथि से हो रही है। यह है 6 अक्टूबर 2022 से। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के अंतर्गत टोटल कितने पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है, तो ध्यान रखिएगा टोटल 14 पारंपरिक खेलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, कितना? टोटल 14 पारंपरिक खेलों को जो है इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है। और जो 14 पारंपरिक खेल है ये 2 श्रेणियों में खेले जाएंगे, एक आपका दलीय श्रेणी और दूसरा एकल श्रेणी, जिसमें आपका एक इंडिविजुअल प्लेयर भी खेल सकता है और इसमें ग्रुप ऑफ प्लेयर भी खेल सकते हैं। ठीक है, यानी कि टीम बना करके। अब अगर बात करें जो 14 प्रकार के खेलों को जो इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, इसमें से कौन से खेल एकल श्रेणी के हैं, यानी कि सिंगल प्लेयर या सिंगल खिलाड़ी खेल सकते हैं, और कौन से खेल जो है आपके ग्रुप में आयोजित होंगे। एकल श्रेणी के अंतर्गत है आपका बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भौरा, 100 मीटर दौड़ और लंबी कूद, ये एकल श्रेणी के खेल है। जबकि दलीय श्रेणी के खेल कौन कौन से हैं? गिल्ली डंडा, पिट्ठुल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्सा कस्सी, बाटी, ये सभी के सभी जो है आपके दलीय श्रेणी के खेल हैं। इंपॉर्टेंट है, इससे जो है कथन आधारित प्रश्न भी पूछ सकता है, इससे इंडिविजुअल सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछ सकता है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन किस तिथि से हो रहा है? छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल के अंतर्गत जो है टोटल कितने पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है? छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों के अंतर्गत पारंपरिक खेलों की कितनी श्रेणियां हैं? कितनी श्रेणियां हैं? 2 श्रेणियां हैं, एकल श्रेणी और आपका दलीय श्रेणी। एकल श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से खेल आ रहा है, दलीय श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से खेल आ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें जो है ये जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का जो आयोजन किया जा रहा है ये सभी वर्ग के लोगों के लिए है, बच्चों से बुजुर्ग तक प्रत्येक आयु वर्ग के लोग जो है इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इसमें जो प्रथम वर्ग है, प्रथम वर्ग में 18 वर्ष की आयु तक के लोग शामिल होंगे, द्वितीय वर्ग में 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के शामिल होंगे, और तीसरे वर्ग में जो है आपके 40 से अधिक वर्ष आयु वर्ग के लोग शामिल होंगे। तो टोटल 3 जो आपके आयु वर्ग है उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले 18 वर्ष आयु वर्ग तक के लोग, द्वितीय वर्ग में जो है 18 से 40 वर्ष, और तृतीय में जो है 40 से ऊपर वाले एज ग्रुप के जो है वो इन खेलों में शामिल हो सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें कि इन जो खेलों, ये जो खेल आयोजित हो रहे हैं ये खेल अलग अलग स्तर पे होंगे, यानी कि विकास खंड स्तर पर होगा, जिला स्तर पर होगा, राज्य स्तर पर होगा। टोटल 6 स्तर पर इस खेलों का आयोजन किया जाएगा। देखिए आप सभी को पता होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा राजीव युवा मितान क्लब बनाया गया था। ठीक है, इसमें जो है आपके राजीव युवा मितान क्लब स्तर पर इसका जो आयोजन है यह आपका 6 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक होगा, पहला चरण। ठीक है, जो कि आपके राजीव युवा मितान क्लब में इस आपके छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन होगा। दूसरा आयोजन होगा आपके जोन स्तर पर। ठीक है, दूसरा आयोजन जोन स्तर पर होगा जो कि 15 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर के मध्य होगा। तीसरा जो आयोजन है ये विकास खंड स्तर पर होगा जो कि 27 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक होगा। और चौथा जो है ये आपके जिला स्तर पर होगा जो कि 17 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। उसके बाद पांचवा जो है ये संभाग स्तर पर होगा जो कि 5 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर के मध्य इसका आयोजन होगा। और छठवां चरण जो है ये आपके स्टेट लेवल पे होगा, राज्य स्तर पर होगा, जो कि 28 दिसंबर से लेकर के 6 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन होगा। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किस तिथि से हो रहा है? 6 अक्टूबर 2022 से। कितने खेलों को शामिल किया गया? 14 खेलों को शामिल किया गया। खेलों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने एज ग्रुप को शामिल किया गया? टोटल 3 एज ग्रुप को शामिल किया गया है। 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के, 18 से 40 वर्ष और 40 वर्ष प्लस। ठीक, और इसका जो आयोजन है कितने चरणों में होगा? टोटल 6 चरणों में होगा। पहला राजीव युवा मितान क्लब, उसके बाद जोन स्तर पर, फिर विकासखंड स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, और सबसे लास्ट में आपके राज्य स्तर पर इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कैबिनेट के द्वारा हाल फिलहाल में आपका इस ओबीसी और एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, इन दोनों के सलाहकार परिषद के गठन किए जाने की घोषणा की गई है। हमारे प्रदेश में पहले से ही आपके अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, इसकी सलाहकार समिति जो है पहले से ही गठित है। जो बचे हुए जो 2 वर्ग है, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके सलाहकार परिषद का गठन किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा हाल फिलहाल में किया गया। पहला प्रश्न तो यही पूछा जाएगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद या
अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद, इसके गठन किए जाने की घोषणा जो है कब किया गया? ये किया गया आपके 6 सितंबर 2022 को। अब देखिए, ये जो आपका जो सलाहकार परिषद गठित होगा, अनुसूचित जाति या और अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद, दोनों सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ठीक है, चाहे अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद हो या अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद हो, दोनों के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। जबकि इसके उपाध्यक्ष होंगे भार साधक मंत्री। भार साधक मंत्री जैसे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सहित टोटल 13 कैबिनेट मंत्रियों का टोटल 13 जो मंत्री है वो कैबिनेट के अंतर्गत आते हैं। उसमें जिन मंत्री को, ये क्या है, पदेन आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। जो मुख्यमंत्री, जो आपके मुख्यमंत्री होंगे वो इसके पदेन अध्यक्ष होंगे, और जो उपाध्यक्ष है वो भार साधक मंत्री होंगे, ये पदेन उपाध्यक्ष होंगे। यानी कि जिस भी मंत्री को आपका अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का विभाग सौंपा जाएगा, उनका विकास का विभाग सौंपा जाएगा, उस मंत्री को ही उसका क्या बनाया जाएगा? उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सलाहकार परिषद है, इस सलाहकार परिषद के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष होंगे भार साधक मंत्री। भार साधक मंत्री यानी कि जिस कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत, ठीक है, जिस कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत जो है आपके अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का विकास विभाग जो उन्हें सौंपा गया है। ठीक, अब देखिए, अगर हम बात करें अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट सलाहकार परिषद की, तो इसमें टोटल आपके 20 सदस्य होंगे। कितने? 20 सदस्य होंगे, जिसमें से 5 सदस्य जो है ये आपके राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के 5 निर्वाचित सदस्य को इसमें शामिल किया जाएगा। जो छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो 90 सीट है, उन 90 सीट में से जो 5 आपका अनुसूचित जाति वर्ग से निर्वाचित होकर के जो पहुंचेंगे विधायक, उन्हें इसका आपका सदस्य बनाया जाएगा। जबकि जो मनोनीत, जो बचे हुए जो आपके 15 सदस्य है, वो शेष सदस्य राज्य शासन के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, वैसे ही जो आपका अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी सलाहकार परिषद है, इसमें 40 सदस्य होंगे। 40 में से 10 सदस्य राज्य विधानसभा, आरवीएस का फुल फॉर्म क्या है? राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा में ओबीसी के 10 सदस्य निर्वाचित सदस्य होंगे, जबकि शेष सदस्य को जो है राज्य शासन के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। यानी कि जो बचे हुए जो 30 सदस्य है, इसका मनोनयन किसके द्वारा किया जाएगा? इनका मनोनयन जो है ये राज्य शासन के द्वारा किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो 2 परिषद का गठन हो रहा है, एससी और ओबीसी परिषद, इसके अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उपाध्यक्ष होंगे भार साधक मंत्री, और आपके एससी सलाहकार परिषद में 10 सदस्य होंगे, जिसमें से 5 निर्वाचित सदस्य होंगे आपके राज्य विधानसभा से, और बाकी सदस्य मनोनीत होंगे। जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद में टोटल 40 सदस्य होंगे, जिसमें 10 सदस्य आपके राज्य विधानसभा से निर्वाचित होंगे, और बचे हुए जो शेष सदस्य है इसे राज्य शासन के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में खनिज भंडारण। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। देखिए, प्रदेश में जो है टोटल 108 ब्लॉक में कीमती खनिजों की पुष्टि की गई है। हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 200 स्थानों पर सर्वे किया गया। इन 200 में से 108 स्थानों पर कीमती खनिज होने की पुष्टि की गई है। अब कौन कौन से स्थान पे कौन कौन से खनिज मिले, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे कि हीरा प्राप्त हुआ है आपके महासमुंद, जशपुर और जांजगीर चांपा जिले से। हीरे होने के प्रमाण मिले, हीरे के भंडारण के प्रमाण मिले हैं। लगभग 23,181 हेक्टेयर में जो है इन तीनों जिलों को मिलाकर के हीरे होने के प्रमाण मिले हैं। ये नवीनतम स्थल है जहां पर आपके ये इन खनिजों के प्रमाण मिल रहे हैं। ठीक है, सोना होने के प्रमाण यानी कि जो गोल्ड है, गोल्ड आपके जशपुर, महासमुंद और कांकेर जिले में लगभग 8,958 हेक्टेयर क्षेत्र में सोना होने के प्रमाण मिले हैं। इसमें से जो आपका कांकेर है, कांकेर के तुमरी डुमा में एक गांव है, वहां पर जो है आपके कांकेर में कांकेर में जो है सोना होने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तीसरे नंबर पर है लिथियम। अभी लिथियम क्या है? लिथियम आज के डेट में जो है काफी महत्वपूर्ण खनिज हो जाता है, क्योंकि आज के डेट में हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवी की ओर बढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में जो बैटरी इस्तेमाल में लाई जाती है उसमें ये लिथियम काफी उपयोगी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाने के लिए इस लिथियम का उपयोग किया जाता है। हमारे प्रदेश के, ये इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, प्रदेश के गोविंदपाल मुंडपाल वाले क्षेत्र में, प्रदेश के सुकमा जिले के गोविंदपाल मुंडपाल वाले क्षेत्र में लिथियम होने का प्रमाण मिले। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे प्रदेश के किस क्षेत्र में लिथियम होने का प्रमाण मिला है? सुकमा जिले के गोविंदपाल मुंडपाल में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गोविंदपाल मुंडपाल में क्या मिला है? लिथियम होने के प्रमाण मिले हैं, लिथियम के भंडारण होने के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा टीन का जो भंडारण है, ये दंतेवाड़ा के
नारेली, कुमा कोलेंग और आपका चित्तलनार, यहां पर टीन होने के प्रमाण मिले हैं। इसके साथ साथ कॉपर, देखिए एक बार का प्रश्न बना था कि हमारे प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा एक धातु नहीं पाया जाता, उसमें एक साल का आंसर लिया गया था कॉपर, लेकिन अब कॉपर के भंडारण होने का भी प्रमाण मिला है। हमारे प्रदेश में राजनांदगांव जिले के डुमारटोला ब्लॉक में कॉपर होने के प्रमाण मिले हैं। तो इंपॉर्टेंट है याद रखना, हमारे प्रदेश के 200 स्थानों में सर्वे किया गया, इन 200 में से 108 स्थानों पर जो है कीमती खनिजों के प्रमाण मिले हैं, कीमती खनिजों के भंडारण की पुष्टि की गई है। हीरा मिल रहा है आपके महासमुंद, जशपुर और जांजगीर चांपा में। सोना मिल रहा है जशपुर, महासमुंद और कांकेर में। लिथियम मिल रहा है गोविंदपाल, मुंडपाल, सुकमा में। ये लिथियम काफी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बन सकता है, ठीक है। ये इधर वाले आंकड़े को याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये सब स्थानों को याद रखिएगा। टीन मिल रहा है आपके नारेली, प्रश्न पूछा जाएगा नारेली में निम्नलिखित में किस खनिज के भंडारण के साक्ष्य मिले हैं, तो किसके, टीन के। कोमा कोलेंग और चित्तलनार। इसके अलावा कॉपर मिल रहा है आपके डुमारटोला ब्लॉक में, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्थानों के नाम को थोड़ा याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लता खापर्डे। लता खापर्डे, इनका हाल ही में निधन हुआ। लता खापर्डे हमारे प्रदेश की एक लोक गायिका थी, ठीक है। हमारे प्रदेश की एक लोक गायिका थी जो कि विशिष्ट, इन्हें जो है मुख्यतः विवाह के गीतों के कारण इन्होंने काफी प्रसिद्धि पाया था। ये आपके गोदना सांस्कृतिक मंच, एक सांस्कृतिक मंच है गोदना, इस गोदना सांस्कृतिक मंच से जुड़ी हुई एक लोक गायिका थी। और साथ ही साथ जो हबीब तनवीर जी थे, हबीब तनवीर जी के द्वारा जो नया थिएटर की स्थापना की गई थी, उस नया थिएटर की यह एक गायिका होने के साथ साथ एक कलाकार भी थी, ठीक है। इन्हें प्रसिद्धि मिली थी मुख्य रूप से आपके पीपली लाइव मूवी, आमिर खान प्रोडक्शन में जो एक मूवी आई थी आपकी पीपली लाइव, उसमें भी इन्होंने अपने आवाज में उसमें गाने गाए थे। विशेष क्या है, विवाह गीतों पर रिसर्च करने के लिए भारत सरकार ने इन्हें फेलोशिप भी दिया था। इन्हें जो विशिष्ट पहचान किसमें मिली थी, विवाह गीत गाने के लिए, और विवाह गीत गाने के लिए भारत सरकार के द्वारा इन्हें फेलोशिप भी प्रदान किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि लता खापर्डे कौन है, हमारे प्रदेश की लोक गायिका है जो कि मुख्यतः जानी जाती है आपकी विवाह के गीतों को गाए जाने के लिए। भारत सरकार के द्वारा इन्हें जो है विवाह गीतों पर रिसर्च करने के लिए फेलोशिप भी प्रदान किया गया था। इन्होंने पीपली लाइव मूवी में गाना गाया था और साथ ही साथ गोदना सांस्कृतिक मंच और हबीब तनवीर जी के नया थिएटर से जुड़ी हुई एक गायिका और कलाकार भी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 12 समुदाय अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत शामिल किए गए। हमारे प्रदेश के जो है टोटल आपके 12 आदिवासी समुदाय है जिन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो हमारे प्रदेश में अगर जनगणना 2011 के आंकड़ों की बात करें तो हमारे प्रदेश की आबादी है आपकी 2.55 करोड़, जिसमें से 78.22 लाख जो आबादी है ये अनुसूचित जनजाति वर्ग यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब की है, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.62%, 30.62% आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग की है। हमारे प्रदेश में टोटल 42 प्रकार की जनजातियां निवास करती है और इन 42 प्रकार की जनजातियों का जो साक्षरता दर है वो है आपके 59.30%। अब देखिए एक्चुअली में क्या है कि हमारे प्रदेश में भी हाल फिलहाल में 12 समुदाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग यानी कि 12 आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया। अब ये चर्चा में क्यों थे इसे ध्यान समझिएगा। एक्चुअली में इसमें से ये जो आपके जनजाति वर्ग है, बहुत से जनजाति वर्ग जो कि इस शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत शामिल तो थे, लेकिन उनके नाम के उच्चारण मात्रात्मक त्रुटि के कारण उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, उन्हें आपके शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति वर्ग का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था, ठीक है। देखिए चर्चा में क्यों है, ये जो आपकी जाति नामों की वर्तनी लेखागत मात्रात्मक त्रुटि या स्थानीय पर्यायवाची शब्दों में भिन्नता के कारण जनजातीय योजनाओं से बहुत सी जनजातियां वंचित थी। एक्चुअली में क्या है कि जैसे मात्रात्मक त्रुटि, जैसे अगर हम बात करें, अगर जैसे हमारे छत्तीसगढ़ दक्षिण छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है दोरला, ठीक है, तो दोरला को कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, कई जगह डोरला को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो कई बार क्या होता है, जो आपके जो उनकी मात्रात्मक वर्तनी में भिन्नता, उनके पर्यायवाची में भिन्नता, उनके मात्राओं में त्रुटि के कारण उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था। तो इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 11 सितंबर 2021 को पत्र लिखा गया था प्रधानमंत्री जी को
इस इशू से रिलेटेड कि हमारे प्रदेश की बहुत सी जनजातियां जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत शामिल नहीं है। क्यों? उसका मेन कारण क्या था कि उनके जो जाति के जो नाम है उसमें वर्तनी, लेखागत, मात्रात्मक त्रुटि, स्थानीय पर्यायवाची शब्दों में भिन्नता के कारण उन्हें जो है इन जनजातीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहां से आपके बहुत सी जनजातियों का यहां पे आपको लिस्ट में नाम शो हो रहा होगा, जैसे कि आपका सौरा और सौरा। ठीक है, सौरा, सौरा, ठीक है, और सवरा। इसमें क्या है, इसमें अगर आप देखेंगे तो दोनों का मतलब अगर आप उसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो सौरा और सौरा सुनने में सेम लगते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एक को योजना का लाभ मिल रहा था और दूसरे योजना से वंचित थे। तो यह था आपके वर्तनी में भिन्नता, लेखागत मात्रात्मक त्रुटि, आपके स्थानीय पर्यायवाची शब्दों में भिन्नता के कारण ये जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत शामिल नहीं थे। तो अभी जो 12 जनजाति जिन्हें शामिल किया गया है, जैसे कि सौरा और सौरा, एक है आपकी भुइयां। ठीक है, क्या है आपका भुइयां, भुइयां, ठीक है, जो कि भारिया भूमिया के अंतर्गत इन्हें रखा गया है। एक है भुइयां, भुइयां भारिया। देखिए यहां पर जो है आपका भुइयां, या में बिंदी है। इसके अलावा इस भुइयां को ऐसा भी लिखा जाता है भुइयां। ठीक है, भुइयां और आपका भारिया, इन तीनों को शामिल किया गया। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों का जो उच्चारण है, भुइयां और भुइयां, दोनों का उच्चारण सेम निकलता है। तो ऐसे जो आपके समुदाय थे उन्हें शामिल किया गया अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत, जैसे कि पांडो, पंडो, पंडो, पंडो। ठीक है, अगर आप देखेंगे इनके नाम का उच्चारण देखिए किस प्रकार से भिन्नता आ रही है। जैसे कि आपका पांडो, आपको यही डिफरेंस दिखेगा, पंडो, पंडो और प आधा नडो। ठीक है, देखिए ये सभी के सभी एक ही जनजाति है, लेकिन यहां पर क्या है, वर्तनी में भिन्नता है, इनके पर्याय में भिन्नता है। ठीक है, जिसके कारण ये वंचित थे, तो इन सभी को शामिल किया गया। धनवार, धनुहार, धनवार, गदबा, गोंड। अगर आप देखेंगे तो देखिए यहां पर गोंड में किस प्रकार से भिन्नता है, एक गोंड ऐसे लिखा गया है गोंड, और दूसरा गोंड ये लिखा गया है, इसमें ड के नीचे बिंदी है। तो इतनी छोटी छोटी मात्रात्मक त्रुटि के कारण जो है उन्हें बाहर कर दिया गया था। कौंध और कोंद, यहां पे ध है, यहां द है। कोड़कू और कोड़ाकू, इसके अलावा नगेसिया, किसान, धनकर, धांगड़, आपका बिंझिया, इन्हें जो है आपके अनुसूचित, इन 12 जनजातियों को जो है अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनका रहवास कहाँ कहाँ पर है, रायगढ़ महासमुंद में आपकी सौरा सवरा जनजाति निवास करती है। जो भारिया भूमिया के अंतर्गत जो भुइयां जनजाति है बस्तर संभाग में, भुइयां भारिया जनजाति बस्तर संभाग में, पंडो जनजाति सरगुजा संभाग में, धनवार जनजाति सरगुजा संभाग में, गदबा जो है बस्तर संभाग में, गोंड पूरे प्रदेश में निवास करती है, कोंध जो है ये रायगढ़ महासमुंद वाले क्षेत्र में, कोड़कू रायगढ़ जशपुर वाले क्षेत्र में, नगेशिया किसान आपका सरगुजा बिलासपुर में, धनगढ़ जो है ये बिलासपुर सरगुजा में, और बिंझिया जो है ये सरगुजा संभाग में निवास करने वाली जनजाति है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इन सभी का नाम याद रखना। नेक्स्ट देखिए, रावाघाट लौह अयस्क का परियोजना। आप सभी को पता होगा कि बीएसपी जो है इसे लौह अयस्क की आपूर्ति दल्ली राजरा से की जा रही थी, लेकिन दल्ली राजरा में लौह अयस्क का भंडारण धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। तो बीएसपी को एक नया लौह अयस्क भंडारी क्षेत्र अलॉट किया गया था, जो कि था रावाघाट। अब देखिए रावाघाट अलॉट किया गया है, ये आप बहुत सालों से सुन रहे हैं, लेकिन अभी पहली खेप पहुंची है बीएसपी में रावाघाट से। रावाघाट में लौह अयस्क का उत्खनन करके उस लौह अयस्क का पहला खेप अभी हाल फिलहाल में बीएसपी में पहुंचा है। देखिए ये क्या है, बीएसपी को जो है दल्ली राजरा के पश्चात बीएसपी को नवीन लौह अयस्क का जो क्षेत्र आपूर्ति क्षेत्र जो अलॉट किया गया था वो था आपका रावाघाट। ठीक है, दल्ली राजरा के बाद रावाघाट तक पूरी रेल लाइन, पूरी पटरी बिछाई गई थी। तो सितंबर 2022 को पहली खेप पहुंची बीएसपी में इस लौह अयस्क की। ठीक है, ये जो आपका ध्यान दीजिएगा, रावाघाट जो है, ये रावघाट जो है ये कहां पर मौजूद है, ये मौजूद है आपके कांकेर में। कांकेर में रावघाट आपका लौह अयस्क परियोजना जो अलॉट किया गया है बीएसपी को। तो इस रावघाट क्षेत्र के अंतर्गत एक आपका खदान क्षेत्र है जिसका नाम है अंजरेल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अंजरेल काफी इंपॉर्टेंट है। अंजरेल में दिसंबर 2021 से यहां पर लौह अयस्क का उत्खनन किया गया और उस लौह अयस्क को
ट्रेन में डाल करके उसकी पहली खेप आपके बीएसपी पहुंचाई गई है। तो यहां इंपॉर्टेंट है कि अंजरेल खदान क्षेत्र कहां पर आता है, यह आता है राव घाट के अंतर्गत। अंजरेल खदान क्षेत्र में किस खनिज का भंडारण है, तो यहां पे लौह अयस्क का भंडारण है। ये कोई अलग नहीं है, इसी रावाघाट लौह अयस्क परियोजना या रावाघाट क्षेत्र के अंतर्गत ही एक खदान का नाम है आपका अंजरेल। अगर आप देखेंगे तो बीएसपी अंजरेल रावघाट माइंस यहां लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बीएसपी यानी कि भिलाई इस्पात संयंत्र अंजरेल रावघाट माइंस, जहां पर आपके 10 सितंबर को पहली खेप जो पहुंची है, कहां, आपके बीएसपी में। ठीक है, यहां पर उसे जो है आपका अनलोड किया जा रहा है बीएसपी में। ठीक, अच्छा यहां बचा हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा। अंजरेल खदान से प्राप्त जो आपका लौह अयस्क है, यानी कि अंजरेल खदान से जो लौह अयस्क प्राप्त हुआ है, इसमें 62% आपके आयरन की मात्रा है। यानी कि लौह अयस्क जो है, इससे 62% जो लौह अयस्क जो प्राप्त हुआ है, ये अयस्क है, इससे 62% जो है आयरन निकाला जा सकता है। वो बताया जा रहा है, कितनी मात्रा है, 62% है। भिलाई इस्पात संयंत्र रावघाट क्षेत्र में हर साल 3 लाख टन लौह अयस्क का उत्खनन करेगा। बीएसपी जो है इस रावघाट क्षेत्र से हर साल 3 लाख टन लौह अयस्क का उत्खनन करेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, अब ये क्या है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब है आपका रहने योग्य शहरों की सूची। ठीक है, शहरों की सूची केंद्रीय आवासन मंत्रालय के द्वारा आपकी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की एक सूची जारी करी गई, जिसमें टॉप 10 शहरों में हमारा जो रायपुर है, रायपुर 7वें स्थान पर है। रहने योग्य शहरों की सूची के टॉप 10 के लिस्ट में हमारा रायपुर जो है रहने योग्य 7वें नंबर पर सबसे अच्छा शहर है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में रायपुर कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। इसके अलावा अलग अलग और कैटेगरी की भी रैंकिंग जारी किए गए, जैसे रायपुर जो है ये भौतिक संसाधनों की उपलब्धता के मामले में 5वें स्थान पर है, जबकि बिलासपुर जो है ये संस्थागत कार्यों के लिए 5वें स्थान पर आपका बिलासपुर है। तो याद रखिएगा कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में हमारे प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है, रायपुर। कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। ठीक, पहले स्थान पर कौन है, पहले टॉप 3 का भी नाम याद रख लीजिएगा, आपसे नेशनल करंट अफेयर पूछ सकता है। पुणे, नवी मुंबई और ग्रेटर मुंबई, ये जो है तीनों के तीनों महाराष्ट्र के, ये टॉप 3 में शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, धान खरीदी 2022-23 प्रदेश में जो है, अब धान खरीदी जो है, जैसे लास्ट ईयर आपकी धान खरीदी हुई थी, ये हुई थी आपके 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हुई थी, लेकिन इस साल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 महीने पहले ही, इस नए वर्ष में 1 महीने पहले ही धान खरीदी की शुरुआत की जाएगी। हमारे प्रदेश में जो धान की खरीदी करती है वो जनरली मार्कफेड के द्वारा किया जाता है। धान खरीदी की तिथि निर्धारित की गई है इस साल 1 नवंबर 2022। जनरली जो है धान की खरीदी 1 दिसंबर से होती थी, लेकिन इस साल प्रदेश सरकार ने 1 महीने पहले ही 1 नवंबर 2022 से धान खरीदी का डेट निर्धारित किया है। अगर हम बात करें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, तो सामान्य धान के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2040 रुपए, जबकि ग्रेड ए के लिए है आपका 2060 रुपए। जबकि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के किसानों से 2640 रुपए प्रति कुंटल की दर से धान खरीदेगी इस साल से। इससे पहले प्रदेश सरकार जो है 2500 रुपए प्रति कुंटल की दर से धान खरीदती थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसी साल निर्णय लिया है कि अब जो है हमारे प्रदेश में धान की खरीदी आपके 2640 रुपए प्रति कुंटल की दर से की जाएगी। प्रदेश सरकार का यह अनुमान है कि इस आपके खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में हम हमारे प्रदेश से 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करेंगे। यह भी लक्ष्य है। लास्ट ईयर अगर पिछले साल की बात करें, पिछले साल हमारे प्रदेश में आपका 97.97 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। ठीक है, इस साल जो है, पिछले साल भी प्रदेश सरकार ने अनुमान लगाया था कि 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करेंगे, लेकिन हुआ कितना था, लगभग 98 लाख। इस साल प्रदेश सरकार ने टारगेट रखा कि हम 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करेंगे। अब देखते हैं कि इस साल कितनी धान की खरीदी होती है। अनुमान यह है कि इस साल जो है लगभग 25 लाख पंजीकृत किसान होने के अनुमान है प्रदेश सरकार के। अगर हम बात करें पिछले जो साल आपकी धान की खरीदी हुई थी 2021-22 में, उसमें सर्वाधिक धान की खरीदी हुई थी आपके राजनांदगांव से। अगर हम बात करेंगे पिछले 2-3 साल के रिकॉर्ड में, तो पिछले 2-3 सालों से सर्वाधिक धान की खरीदी होते आ रही थी जांजगीर चांपा जिले से, लेकिन इस साल रिकॉर्ड चेंज हुआ। इस साल सर्वाधिक धान की खरीदी हुई आपके राजनांदगांव जिले से लगभग 8.25 लाख मीट्रिक टन, और इसके बाद सेकंड नंबर पर है आपका जांजगीर चांपा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दलहन फसल की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2022-23। अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है हमारे प्रदेश में दलहन फसलों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किए जाने के लिए। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा केंद्र को एक पत्र लिख करके आग्रह किया गया था, जिसके पश्चात केंद्र सरकार के द्वारा हमारे प्रदेश में
3 दलहन फसलों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किए जाने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है केंद्र की तरफ से। अब ये 3 दलहन फसल कौन कौन से है? एक है आपका मूंग, दूसरा है उड़द और तीसरा है आपका अरहर। देखिए अक्सर हम क्या करते हैं, अक्सर हम धान खरीदी के आंकड़े को पढ़ते हैं कि धान खरीदी जो है इसकी तिथि, किस तिथि से धान खरीदी प्रारंभ होगी, धान का जो है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है, किस तिथि से लेकर किस तिथि तक आपके धान की खरीदी की जाएगी। हम अक्सर धान और मक्का की खरीदी के इर्द गिर्द ही उन डाटा को पढ़ते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मंजूरी इसी साल प्रदान की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। दलहन फसलों की खरीदी आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वर्ष 2022-23 के लिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहां पर है आपका मूंग, अरहर और मूंग, उड़द और आपका अरहर। अगर हम बात करें न्यूनतम समर्थन मूल्य की, तो मूंग दाल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है यह निर्धारित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा 77-55 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि उड़द और आपका अरहर का है आपका 6600 रुपए प्रति क्विंटल, 6600। मूंग का कितना है 7755 और आपका उड़द और अरहर का कितना है 6600। ऐसे याद रखिएगा, याद हो जाता है। आपके मूंग की खरीदी की अधिकतम सीमा है आपका 372 टन, जबकि उड़द की खरीदी की अधिकतम सीमा है 6180 टन और अरहर की खरीदी की अधिकतम सीमा है 6342 टन। अब देखिए हमारे प्रदेश में इन दलहन फसलों की खरीदी कब से प्रारंभ हो रही है पूछा जाए तो 17 अक्टूबर से, ये डेट को याद रखिएगा, दलहन फसल की खरीदी हमारे प्रदेश में जो है 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। मूंग की खरीदी 17 अक्टूबर 2022 से लेकर के 16 दिसंबर 2022 तक, उड़द की खरीदी 17 अक्टूबर 2022 से लेकर के 16 दिसंबर 2022 तक, जबकि अरहर की जो खरीदी है ये 13 मार्च अगले साल से शुरू होगा, 13 मार्च 2023 से लेकर के 12 मई 2023 के मध्य इस अरहर की खरीदी की जाएगी। लेकिन प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रदेश में आपकी दलहन फसल की खरीदी किस तिथि से प्रारंभ हुई, तो वो है आपके 17 अक्टूबर 2022 से दलहन फसलों की खरीदी हमारे प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रारंभ हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बालवाड़ी परियोजना। इस बालवाड़ी परियोजना का पहले ही एक डिटेल मैं आपको वीडियो बनाकर दे दिया हूं, बहुत पहले से करंट अफेयर में हम इसे कवर करते आ रहे हैं। बालवाड़ी परियोजना क्या है? बालवाड़ी जो है ये आंगनवाड़ी का ही एक नया, एक लेटेस्ट वर्जन है, आप ऐसे बोल सकते हैं। आप जनरली प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जनरली आंगनबाड़ी में नहीं जाते, वो जाते हैं प्ले स्कूल में, किंडरगार्टन में, तो वही है आपका ये बालवाड़ी। ठीक है, बालवाड़ी में क्या होता है, स्कूल, देखिए बच्चे जो है स्कूल जाने से पहले आंगनबाड़ी में जाते हैं। ठीक है, तो उस आंगनबाड़ी का लेटेस्ट वर्जन बना दिया गया है आपका प्ले स्कूल, जिसे कहा जा रहा है आपका बालवाड़ी। यानी कि बच्चे स्कूल में जाने से पहले इन बालवाड़ी में आपका जरूरी खेल खेल में ही चीजों को सीखेंगे। बालवाड़ी क्या है? देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपका 5 से 6 वर्ष आयु के बच्चे हेतु बालवाड़ी योजना का शुभारंभ किया। यहां पे जो है ये जो बालवाड़ी है इसमें संबंध प्राथमिक शाला में एक सहायक शिक्षिका होगी, आंगनवाड़ी सहायिका एवं सहायक शिक्षिका का विशेष प्रशिक्षण होगा। ये सभी के सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये ध्यान दीजिएगा कि इस साल यानी कि ये जो आपका प्रेजेंट ईयर है, इस साल आपका 5173 बालवाड़ियां खोली जाएगी। ठीक है, ये जो आपका जो अभी जो वर्ष चल रहा है, इस वर्ष में कितनी बालवाड़ियां खोली जाएगी? आपका टोटल 1573 बालवाड़ियां खोले जाने का घोषणा किया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। और इस बालवाड़ी योजना का शुभारंभ कब हुआ पूछा जाए तो 5 सितंबर 2022 को बालवाड़ी योजना का शुभारंभ हुआ। बालवाड़ी योजना, देखिए इसका टैगलाइन क्या है? जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी, इसका टैगलाइन है, इसे भी याद रखिएगा। जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी, ये इसका पूरा टैगलाइन है बालवाड़ी का। बालवाड़ी का शुभारंभ कब किया गया? शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को किया गया। और इस बालवाड़ी हमारे प्रदेश में इस साल 5173 बालवाड़ियों का शुरुआत किया जाएगा, बालवाड़ियों का प्रारंभ किया जाएगा इस प्रेजेंट ईयर में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का प्रतीक चिन्ह, अभी हाल फिलहाल में आपके छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का प्रतीक चिन्ह का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। अभी प्रतीक चिन्ह क्या है? यह है आपका चेद्रू दी टाइगर बॉय। ठीक है, आप इनके नाम से भली भांति परिचित होंगे, इन्होंने हॉलीवुड में भी जाकर के रोल प्ले किया था। ये शेर के बच्चे को एकदम आसानी से खिला लेते थे। इनके बारे में पहले भी हम बहुत से आर्टिकल पढ़ चुके, ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। चेद्रू, जिन्हें छत्तीसगढ़ में द टाइगर बॉय जंगल सफारी, ये भी इनका एक प्रतिमा, वहां पर भी एक प्रतिमा उनका स्थापित किया गया है चेद्रू का। चेद्रू जिसे टाइगर बॉय के टाइटल के नाम से जाना जाता है। और आपका टैबू टाइगर, ठीक है, ये है आपका टैबू टाइगर।
और टाइगर बॉय चेदरू, इसे जो है छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रतीक चिन्ह के रूप में इसे सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, ये हमारे छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का क्या है, यह आपका प्रतीक चिन्ह होगा। नेक्स्ट देखिए, हमर बेटी हमर मान, ये जो है एक अभियान की शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। अभी घोषणा किया गया है, ठीक है, शुरू नहीं हुआ है अभी। इस हमर बेटी हमर मान का घोषणा किया गया है इस आपका अभियान का। अब ये हमर बेटी हमर मान अभियान क्या है, देखिए इसे समझ लीजिए। इसमें जो है आपका पुलिस की महिला अधिकारी स्कूल और कॉलेज में जा करके महिलाओं को और जो आपकी स्कूल में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं उन्हें उनके कानूनी अधिकार, बेटियों को कानूनी अधिकार, गुड टच, बैड टच, छेड़खानी, यौन शोषण, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम से बचाव की जानकारी प्रदान करेगी। आने वाले समय में इस हमर बेटी हमर मान के अंतर्गत एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी होगा। इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी डेवलप कराया जाएगा। गर्ल्स स्कूल कॉलेजों में महिला युवतियों की उपस्थिति में प्रमुख जगहों पर स्पेशल महिला पेट्रोलिंग आपकी होगी। महिला अपराधों की विवेचना महिला विवेचक करेगी और तुरंत इसका चालान पेश किया जाएगा। यानी कि महिला सुरक्षा के दृष्टि में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा। अभी घोषणा किया गया है कि इस आपके हमर बेटी हमर मान अभियान की शुरुआत की जाएगी, जो कि महिला सुरक्षा से संबंधित होगा। आने वाले समय में इसका क्या होगा, क्या हेल्पलाइन नंबर होगा, इसके मोबाइल ऐप का नाम क्या होगा, आने वाले समय में इसका उद्घाटन किया जाएगा, इसका शुभारंभ किया जाएगा। अभी केवल घोषणा किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा, इसलिए मैंने जाता इसमें कोई डिटेलिंग नहीं किया है। बस ये समझ लीजिए कि जो हमर बेटी हमर मान है ये महिला और बालिका सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। जैसे कि देखिए हमारे प्रदेश में जो है आपका मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक, ये काफी इसने जो है काफी सफलता प्राप्त की है। हाट बाजार क्लिनिक जिसमें आपके एक मोबाइल यूनिट होता है, मेडिकल मोबाइल यूनिट होता है, जो कि साप्ताहिक बाजार में जाकर के उस मोबाइल मेडिकल यूनिट को खड़ा कर दिया। यानी कि एक बस होता है जो कि साप्ताहिक बाजार में जाकर खड़े हो जाता है और उस बस में कुछ आपके नर्स होते हैं, कुछ उसी के अंदर कुछ लैब होते हैं, जिसमें जाकर के स्थानीय लोग जो है वहां पर अपना इलाज करवाते हैं। वैसे ही जो शहरी क्षेत्रों में आपका चलता है मुख्यमंत्री शहरी स्लम सहायता योजना। इसमें शहर नगरों में जो है स्लम एरिया में जाकर के वहां पर भी आपका मेडिकल मोबाइल यूनिट खड़ा कर दिया जाता है, एक बस खड़ा कर दिया जाता है, वहां पर भी जाकर के लोग अपना इलाज कराते हैं। इसी के तर्ज पर अब हमारे प्रदेश में शुरू होने वाला है मुख्यमंत्री गोवंश, यानी कि गायों के से संबंधित गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। अभी आप सभी को पता होगा कि हमारे जो आपके देश भर में एक वायरस काफी तेजी से फैल रहा है जो कि गायों से संबंधित है, लंपी वायरस। ठीक है, लंपी वायरस। ठीक, तो ये इसी को देखते हुए हमारे प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू किए जाने की घोषणा की गई है आपके 10 सितंबर 2022 को। अभी केवल घोषणा किया गया है। ठीक है, अभी इसका शुरुआत हुआ नहीं है, आने वाले समय में इसकी शुरुआत होगी। इसमें पहले चरण में क्या होगा कि हर जिले में कम से कम 1 या 2 चिकित्सा वाहन, यानी कि आपका यही मोबाइल मेडिकल यूनिट चिकित्सा वाहन आपका अलॉट किया जाएगा और जगह जगह पे जाकर के वहां पे गोवंश का इलाज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके कुछ विविध। सबसे पहले नंबर पर है आपका बैतूल जलप्रपात। हाल फिलहाल में यह खोजा गया एक नया जलप्रपात है। ठीक है, एक नया जलप्रपात है बैतूल जलप्रपात, जो कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंतर्गत यह जलप्रपात खोजा गया है। दूसरा है, देखिए इसे याद रखिएगा ना, इंपॉर्टेंट है, ये खोजा गया नवीन जलप्रपात है जिसे नाम दिया गया है बैतूल। नेक्स्ट है आपका देव पांडुम गुफा, जो कि बालोद जिले के डोंडी क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका देव पांडुम गुफा, केवल नाम याद रखना है। नेक्स्ट, प्रदेश की पहली प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री, जो कि बस्तर जिले के जगदलपुर के बाबू सेमरा में यह छत्तीसगढ़ की पहली प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रदेश का 9वां और राज्य का 12वां मेडिकल कॉलेज, प्रदेश का 9वां शासकीय यानी कि गवर्नमेंट, प्रदेश का 9वां गवर्नमेंट और ओवरऑल 12वां मेडिकल कॉलेज है आपका कोरबा। ठीक है, कोरबा में 100 सीटों के साथ इस मेडिकल कॉलेज की अनुमति मिल गई है केंद्र से। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि हमारे प्रदेश में टोटल आपके 9 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गए हैं इसके साथ ही। और ओवरऑल अगर बात किया जाए यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिला करके, तो ओवरऑल कितने हैं,
ओवरऑल है 12। हमारे प्रदेश में टोटल आपके 3 प्राइवेट सेक्टर के आपके मेडिकल कॉलेज है। अभी लास्ट ईयर जो है एक प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज को और अनुमति मिला था, जो कि था आपका बालाजी मेडिकल कॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो कि 50 मेगावाट क्षमता का है। ये भी बन करके तैयार हो गया। कहां पर है? दुर्ग जिले के भिलाई में। ये इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछ सकता है कि रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां पर स्थापित है? दुर्ग जिले के भिलाई में। प्रदेश का पहला एग्रो टूरिज्म की शुरुआत ये किया गया है आपकी दुर्ग जिले के पाटन में। अब दुर्ग जिले के पाटन में जो है हमारे प्रदेश का पहला एग्रो टूरिज्म का मतलब देखिए, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो ये जो कल्चर है ये आपका पहाड़ी क्षेत्रों में है, जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। वहां पर क्या होता है? सेब की खेती की जाती है। तो उस सेब की खेती करने वाले किसान जो है ये आपके एग्रो टूरिज्म चलाते हैं, यानी कि अगर कोई टूरिस्ट किसी एक किसान के घर में जा करके उनके घर में रहते हैं, सेब की खेती किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से सेब की उपज उगाई जाती है और एक किसान किस प्रकार से जीवन जीता है, उनके साथ रह करके वो अपना समय व्यतीत करता है। तो हमारे प्रदेश में वैसा ही एक एग्रो टूरिज्म की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत जो आपके जो रजिस्टर्ड किसान होंगे उसे अपने घर में 2 कमरा जो है साफ सुथरा रखना होगा। उसमें अटैच आपके लेट बाथ उसमें होने चाहिए। तो उसमें अगर जो भी पर्यटक उनके उस किसान के घर जाकर के उस कमरे में रह करके उस किसान की जिंदगी को समझेगा, किस प्रकार से खेती किसानी होती है उसे समझेगा, किस प्रकार से कृषि उपज ली जाती है, किस प्रकार से फसलों की बुआई होती है, वो सारा आपका प्रोसेस उनके साथ रह करके समझेगा। ये है आपका प्रदेश का पहला एग्रो टूरिज्म आपका पाटन दुर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कृषि मंडई, जिसे एग्री कार्निवल का नाम दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि मंडई जिसका आयोजन होने वाला है 14 से लेकर 18 अक्टूबर के मध्य इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय में। तो बस याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि मंडई, जिसे एग्री कार्निवल के नाम से भी जाना जाएगा, इसका आयोजन 14 से 18 अक्टूबर के मध्य इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय में इसका आयोजन होगा। हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी, ये इसका उद्घाटन किया गया आपके इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के अंतर्गत। हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया गया, बस नाम याद रखना है। हमारे प्रदेश का 16वां निजी विश्वविद्यालय ये कौन सा है? ये है आपका आंजनेय विश्वविद्यालय, जो कि नरदहा ग्राम, मंदिर हसौद, रायपुर में खोला गया है। इसे अनुमति मिल चुकी है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हमारे प्रदेश का 16वां निजी विश्वविद्यालय कौन सा है? प्राइवेट सेक्टर का विश्वविद्यालय वो कौन सा है? प्राइवेट विश्वविद्यालय वो है आपका आंजनेय विश्वविद्यालय, जो कि रायपुर के मंदिर हसौद के नरदहा ग्राम में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट है आपके इस सितंबर माह करंट अफेयर से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।